हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। आज देख रहे हैं हम एग्ज़ाम को देखते हुए फर्स्ट ग्रेड के लिए विशेष टॉपिक है ये हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स। और ये कॉलेज के अंतर्गत भी ये शामिल है वेस्टर्न थिंकर के अंदर। तो हम इसको एग्ज़ाम पर्पज़ में ही देखेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपका शेयर और लाइक कमेंट है वो मुझे वीडियो बनाने को और ज़्यादा उत्साहित करेगा। तो हम देखते हैं आज थॉमस हॉब्स के बारे में। वैसे आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे या बहुत ज़्यादा भी जानते होंगे, तो इसको थोड़ा परखते हैं कि आपको कितना पता है। तो थॉमस हॉब्स, हाँ बिल्कुल पता होगा। थॉमस हॉब्स को हम सामाजिक समझौतावादी विचारक के तौर पे जानते हैं, क्योंकि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ये तीनों विद्वान हैं जिनको हम सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के तौर पे जाते हैं, मतलब पहचानते हैं। रीज़न ये है कि इन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण होने के पीछे एक समझौता हुआ है, सामाजिक समझौता हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो ये तीनों विचारक यही मानते हैं, लेकिन इन तीनों का समझौते होने का थोड़ा प्रकृति थोड़ा अलग है, बट इस वजह से न कहकर ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक समझौती विचार है। तो इसमें सबसे पहला आता है थॉमस हॉब्स। तो इनका समय है 1581 से लेकर 1679 के मध्य। तो मैंने इनको पढ़ाने से पहले, थॉमस हॉब्स को जानने से पहले आप ध्यान रखेंगे इनके कुछ टॉप मोस्ट, कहते हैं प्रसिद्ध जो पुस्तक हैं वो आप पहले ही याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बुक से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। बिल्कुल बुक से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो आपको मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 5 बुक्स लिखी है वो एक बार आप लर्न कर दीजिए, तो आपका काम इजी हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसकी जो सबसे बहुत अच्छी जो फेमस पुस्तक है लेवियाथन, ठीक है ना, लेवियाथन। इसके अंतर्गत उसने सामाजिक समझौतावादी विचारक के तौर पे जो सर्वशक्तिशाली संप्रभु निरंकुश शक्ति का जो आभास किया है, वहाँ पे लेवियाथन का ही बोध होता है। फिर है डी कॉर्पोरे, ये लिखी गई थी 1640 के अंतर्गत। डी सी 1642, एलिमेंट ऑफ लॉ 1650 एंड लास्ट डी होमिनी 1659। तो क्रम से नहीं है, बस जो पॉपुलरिटी है इस अकॉर्डिंग मैंने बुक का क्रम लिखा है। अब थॉमस हॉब्स को जब ऐसे तो मैंने बता दिया ये सामाजिक समझौतावादी विचारक है, लेकिन इनकी यहाँ पे एक लाइन से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हॉब्स कहता है कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार की अनुबंध कोरे शक्तिहीन शब्द है। क्या है? शक्तिहीन शब्द। बिना समझो यानी समझौता हो रहा, लेकिन बिना तलवार के तो एक खोखले शब्द ही रह जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली थॉमस हॉब्स। तो आप ध्यान रखेंगे थॉमस हॉब्स को एक और रीज़न है कि इन्होंने निरंकुश निरंकुश संप्रभुता निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, या इस विचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। किसने? थॉमस हॉब्स ने। अब हम बात करेंगे कि थॉमस हॉब्स के बारे में एक प्रश्न ये भी आता है कि उन्होंने कौन सी अध्ययन पद्धति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, या उन्होंने कौन सी अध्ययन पद्धति को अपने ग्रंथों में भी लिखा है या उसका परिष्कृत किया है, या उन्हीं के अकॉर्डिंग इस विधि का पहले प्रयोग किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक भौतिकवाद ये प्रश्न आया हुआ है, पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो अब रिपीटेशन के तौर पे भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थॉमस हॉब्स ने, ध्यान रखना है, थॉमस हॉब्स ने कौन सी अध्ययन पद्धति है वो प्रमुखता से प्रयोग की गई। तो आप ध्यान रखना वैज्ञानिक भौतिकवाद, यानी उन्होंने कहा व्यक्ति की यानी भौतिक अवस्था में सभी जो वस्तु है वो गतिशील होते हैं। तो इनका वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था, और इसी तरह से ये उन्होंने विचार दिया है, और इन्हीं की ये अध्ययन पद्धति है वह फेमस होगी, वैज्ञानिक भौतिकवाद। और ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम अब टोटली बात करते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है सामाजिक समझौता या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, यहाँ से आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सोशल कम्युनिकेशन है या सोशल रिलेशनशिप से वो बना है। तो यहाँ पे क्या क्या है कि पहले, बहुत टाइम पहले क्या था कि लोगों, मतलब राज्य नहीं था, यानी राज्य से पहले है वह थॉमस हॉब्स ने कहा कि एक प्राकृतिक अवस्था थी। क्या थी? प्राकृतिक अवस्था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्राकृतिक अवस्था का नाम ये दिया गया है कि समाज
समाज से पूर्व की अवस्था थी। कि कौन सी अवस्था थी? समाज से पूर्व, यानी जब समाज नहीं था उससे पहले। यहाँ पे थॉमस हॉब्स कह रहे हैं कि जब समाज राज्य नहीं था उससे पहले व्यक्ति जो रहता था वो अवस्था कहलाती है प्राकृतिक अवस्था। अब प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति कैसे थे? तो नेक्स्ट ध्यान रखना है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव, और ये इसके रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पहले ही आ चुके हैं और दोबारा आ सकते हैं। मानव स्वभाव के बारे में थॉमस हॉब्स ने कहा था कि सामाजिक अवस्था से, यानी समाज में लोग रहने से पहले व्यक्ति वो प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत रहते। उस समय व्यक्ति है वह बहुत ही संकीर्ण, लालची और कह सकते हैं कि संघर्षशील प्राणी की तरह था। यानी उसमें कुछ भी कॉमन से मतलब कह सकते हैं सामाजिक तत्व मौजूद नहीं थे। हमेशा वो संघर्षरत था, आपस में ही अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ता था और लालची भी था, ठीक है ना। और उसमें ये नैतिकता का बोध नहीं था। तो यहाँ पे हम संकालो वगैरह ये कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी मानव की जो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसको यहाँ पे दृष्टिगत किया है। नकारात्मक प्रवृत्ति में उन्होंने कहा संकालु, ठीक है। दूसरा झगड़ालू, स्वार्थी। तो ये गुण है वो बताए हैं, किसने बताए हैं? थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव। तो ये मान लीजिए ना, जैसे कि आपने एक आदिवासी मूवी देखी हो, तो उसमें क्या होता है, आदिवासी के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल, तो वही व्यवस्था यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि थॉमस हॉब्स ने कहा कि समाज के बनने से पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और प्राकृतिक जो अवस्था है वह आदिवासी पूर्ण थी। यानी लोगों में बिल्कुल भी नैतिकता नहीं थी, झगड़ालू प्रवृत्ति के, स्वार्थी थे। और इस वजह से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राकृतिक अवस्था बता दी। अब समझौते, समझौते का कारण। अब उन्होंने कहा कि जब ऐसी अवस्था थी तो फिर समझौता क्यों हुआ? तो समझौते का रीजन क्या था कि लोगों में भय उत्पन्न हो गया। क्या? भय। भय और सुरक्षा की भावना। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये आ सकता है कि थॉमस हॉब्स के अंतर्गत राज्य में लोगों ने समझौता क्यों किया, इसका रीजन क्या था? तो लोगों में भय और सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी ध्यान रखते हैं कि संपत्ति भी मौजूद थी, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी ये थी। तो जब लोगों को अपनी जान की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी, ठीक है ना, कि मुझे दूसरों से सुरक्षित होना है, तो साथ साथ मुझे अपनी संपत्ति को भी सेफ्टी रखना है, तब थॉमस हॉब्स कहता है कि सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। अब समझौता किया, अब समझौते की शर्त ये थी कि मैं अपने अधिकार किसी एक व्यक्ति या समूह को सौंप रहा हूँ। आप सभी लोग भी ये आपने अपने सभी अधिकार और शक्ति हैं या अधिकार हैं वह एक व्यक्ति या समूह को सौंप दीजिए। तो ये एक थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग ये बात आती है समझौते की किस कंडीशन पे होती। तो सभी ने कहा था हम अपने अधिकार और शक्ति एक व्यक्ति या समूह को सौंपते हैं और आप भी ऐसा करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक समझौते किया, यानी समझौता किया। तो समझौते, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि समझौते के तहत ही किसका निर्माण होता है? शासक या राजा का निर्माण होता है। किसका? तो अब ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये समझौते का क्या है? परिणाम है। क्या है? परिणाम। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग राज्य जो अस्तित्व में आया, राज्य के अंदर लोगों ने अपनी शक्ति किसको सौंपी थी? शासक या राजा को। तो इस समझौते के द्वारा जो परिणाम रूप हमें प्राप्त होता है उस अंतर्गत हमें राजा और शासक का बोध होता है। यानी यहाँ पे हम कहें कि लोगों ने जिसको शक्ति सौंपी है ना, जिसको, वो संप्रभु हो जाता है। क्या हो जाता है? संप्रभु हो जाता है। तो इस तरह से एग्जाम में भी ये आता है कि समझौता किन के मध्य हुआ था। तो ध्यान रखना, समझौता है वो वहाँ के लोगों के मध्य हुआ, जनता के मध्य हुआ। ये एग्जाम में प्रश्न स्पेशली इसलिए आता है, कंफ्यूजन कर लेता है। तो थॉमस हॉब्स के अंतर्गत समझौता है वो लोगों के मध्य हुआ है, लोगों और राज्य के मध्य नहीं, या लोग और राजा के मध्य नहीं। समझौता आपस में लोगों के मध्य हुआ है, लेकिन ये जो राजा और राज्य हैं वो उसका परिणाम है। क्या है? परिणाम है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। समझौता लोगों के मध्य हुआ है।
ठीक है। और इस समझौते का परिणाम है वो शासक का और राजा है, यानी एक राज्य बना। क्या बना? एक राज्य बना है। समझ में आ रहा है? लोग आपस में झगड़ रहे थे, इसी डर की वजह से लोगों ने सोचा कि हम एक अच्छे माहौल की ओर ढलने की कोशिश करते, तो लोगों ने एक समझौता किया। समझौते के द्वारा अपने सभी अधिकार एक व्यक्ति संस्था को सौंप दिए, और इस तरह से वहाँ पे राजा का निर्माण होता है और लोगों के मध्य समझौता होता है। इस तरह से सब अधिकार एक को सौंप दिया, यानी जो जिसको सौंपे गए वो शक्तिशाली संप्रभु हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि हम जो बात करें यहाँ पे समझौते के अकॉर्डिंग, और समझौता किनके मध्य हुआ। ठीक है ना। अब समझौते के बाद क्या कंडीशन रहती है, क्या विशेषता रहती है, वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। और ये आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि थॉमस हॉब्स के इस राज्य के अंदर जो समझौता हुआ है, तो समझौते की क्या विशेषता है। एग्जाम में आपको इन विशेषताओं से रिलेटेड प्रश्न ये आएगा, यानी आपने समझा है तो कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग जो ये समझौता हुआ है, सामाजिक समझौता, ठीक है ना, तो इस सामाजिक समझौते की विशेषता क्या थी। तो पहला तो ध्यान रखना कि थॉमस हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। कॉमनवेल्थ को हम यहाँ पे कहेंगे राज्य। क्या कहेंगे? राज्य। यानी इसने यहाँ पे अपने समझौते में सरकार, राज्य, यहाँ पे हम कहें कि समाज, राज्य और सरकार के मध्य अंतर नहीं किया है, सबको उन्होंने कॉमन रूप में किया है। यहाँ प्रश्न यहाँ पे आ सकता है, तो ध्यान रखना है कि इसने, थॉमस हॉब्स ने सरकार, राज्य और जनता, हम यहाँ पे कहेंगे इसको समाज में अंतर नहीं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। उसने कहा कि जैसे अभी फिलहाल हम शक्ति का विभाजन अलग अलग सरकार के अंग में करते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, लेकिन समझौते के तहत जो थॉमस हॉब्स ने एक कॉमनवेल्थ शब्द दिया है, और कॉमनवेल्थ यहाँ पे यानी सामूहिक रूप में, जिसको हम यहाँ पे कॉमनवेल्थ सामूहिक रूप में हम कहते हैं, एक संप्रभुता का बोध होता है। किसका बोध होता है? संप्रभुता का बोध होता है। तो इसने इसमें अंतर नहीं किया है, ये दूसरी चीज़ ये आ जाती है। और तीसरी, थॉमस हॉब्स का समझौता राज्य और प्रजा के मध्य नहीं हुआ था, अभी मैंने बताया है। इनका समझौता है वह लोगों के बीच हुआ। किसके बीच हुआ है? लोगों के मध्य हुआ है। और इस मध्य का जो परिणाम हुआ है, यानी समझौते का जो परिणाम हुआ है, इस वजह से राजा या शासक का निर्माण हुआ है। ये समझ में आ गया दूसरा पॉइंट, क्योंकि समझौते की विशेषता आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा समझौते का पक्षकार नहीं, वह समझौते का तो परिणाम है। इस वजह से समझौते की शर्त है, प्रश्न आता है, समझौते की जो शर्त है वो राजा पर लागू नहीं होती। समझौते की शर्त है वो राजा पर नहीं, किस पर लागू होती है? राज्य पर लागू होती है, राज्य पर लागू होती है। ये प्रश्न बहुत डीप वाला प्रश्न है, एग्जाम में आता है कि थॉमस हॉब्स के समझौते की शर्त है वो किस पे लागू होगी। लोगों ने जो समझौता किया है तो उसका तो परिणाम राज्य है, ठीक है ना, लेकिन उस समझौते की शर्त है वो राज्य पर लागू होती है, राजा पर नहीं होगी। और इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस समझौते के सब अधिकार लोगों ने, अपने अधिकार सब एक संस्था को सौंप दिए, लेकिन एक अधिकार के सिवाय। प्रश्न आ सकता है वह कौन सा अधिकार है जिस उसके अलावा बाकी सभी अधिकार लोगों ने समझौते के तहत एक संप्रभु शक्ति को सौंप दिए। तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये आप ध्यान रखिए, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है ना, या आत्मरक्षा का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस अधिकार के तहत थॉमस हॉब्स ये बात बताते हुए व्यक्तिवाद की ओर बढ़ जाता है। यानी उसने कहा कि अगर व्यक्ति समझौते करते और समझौते के द्वारा एक शक्ति के राज्य का निर्माण होता है, और उस शर्त है वो राज्य पे लागू होती है, लेकिन राज्य अगर व्यक्ति की रक्षा करने में कामयाब नहीं है, अगर राज्य, ठीक है ना, जो समझौते का परिणाम है और जो शासक है, तो राज्य के अंदर जो राजा है वह
लोगों की आत्मरक्षा या सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से प्रयास नहीं करता है, या मतलब कंडीशन यही थी कि लोगों को डर था कि हमारी सेफ्टी कैसे होगी, तो इस वजह से लोगों ने समझौता किया था। अगर कोई भी राज्य है वह लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा तो लोगों को उस राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। और यहीं पर ये बात आती है, जब ये कहता है विद्रोह, तब थॉमस हॉब्स से वो व्यक्तिवाद की ओर इशारा करता है। किस ओर इशारा करता है? व्यक्तिवाद। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह से कहीं ना कहीं थॉमस हॉब्स से वो व्यक्तिवादी की ओर बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। वैसे तो अगर आपको पूछा जाए तो थॉमस हॉब्स व्यक्तिवाद की ओर भी इशारा करता है। क्यों? क्योंकि इसने जो ये पूरा सामाजिक समझौता जो विचार दिया है वो व्यक्ति के हित को लेकर दिया है, तो व्यक्तिवाद के बारे में इसके विचार जरूर आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रश्न जरूर आया था और बार बार आएगा कि आत्मरक्षा का अधिकार है वो व्यक्ति को था सब अधिकार देने के बाद भी, तो अगर कोई राज्य है वो लोगों का इस अधिकार की रक्षा नहीं कर पाता है तो थॉमस हॉब्स ने लोगों को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया। क्या दिया? विद्रोह करने का अधिकार। और यहाँ पर इस तरह से ये व्यक्तिवाद की ओर इशारा करता है। किस ओर? व्यक्तिवाद की ओर। अब यहाँ पे बात ये आती है, सिर्फ इस अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार है वो राज्य को मिल जाते, तो थॉमस हॉब्स ने कैसे राज्य का निर्माण किया? निरंकुश, जिसमें उस राजा को और उस राजा के जो जिस राज्य में रह रहा है उस राजा को सभी अधिकार है लोगों के ऊपर सभी तरह की व्यवस्था करने का। तो यानी यहाँ पे लोगों के पास कुछ भी अधिकार नहीं है, और जब लोगों ने अपने सभी अधिकार राजा को सौंपे तो वे अधिकार लोगों को वापस सामाजिक रूप में मिल जाते हैं। तो अब राजा जो कहेगा, राजा के द्वारा जो व्यवस्था होगी वही लोगों को माननी होगी। यानी राजा है वो सर्वशक्तिशाली या संप्रभु हो जाता है, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकता है वो कम हो रह जाती है, लेकिन फिर भी ये इस बात का निरंकुश संप्रभुता का जो आभास है वह थॉमस हॉब्स की लेवियाथन में हमें देखने को मिलता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है ना, थॉमस हॉब्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट जो थिंक्स या विचार रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इसमें से बनते हैं आप डेफिनेटली देखना, आपके एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली प्रश्न आएगा। अगर आप इसको अच्छे से पूरा देखा है और इसको आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों को। तो मिलेंगी वापस इनके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।